सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज 30 अक्टूबर है 2011 में आज ही के दिन मीनार पाकिस्तान के जलसे से तहरीक इंसाफ के एक मुतबादिल सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आने की निशानदही हुई थी। उस वक्त पीटीआई को तब्दीली के नारे के साथ लॉन्च किया गया था, मगर मुल्क में तब्दीली ना आई। मगर ठीक 13 साल बाद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली के दौराहे पर खड़ी। तब्दील शुदा पीटीआई का सियासी किरदार क्या होगा, इस अहम सवाल पर पार्टी के अंदर तकसीम है और पार्टी के बाहर डील के इल्जामात लग रहे हैं। 2011 से पीटीआई की सियासत में अदलिया को एक पिवट हैसियत हासिल रही है। हालिया दिनों में आइन और कानून में की जाने वाली तरमीम और बार के किरदार ने बड़ी हद तक पीटीआई की ख्वाहिशात पर चेक रखा हुआ है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की शिकस्त एक और बड़ा धचका है, जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुतवक्के वकला तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई है। सियासी महाज की बात करें तो आए रोज की एहतजाजी कॉल्स की वजह से पार्टी वर्कर्स को फटीग हो रही है। क़यादत के ख्वाहिशमंद ग्रुप्स के मुख्तलिफ पावर सेंटर्स बन गए हैं, जिनमें से एक पेशावर में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीवी के जेर कंट्रोल है। बुशरा बीवी की रिहाई में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के किरदार को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुमकिना डील से ताबीर किया है। 4 अक्टूबर एहतजाज के बाद जो सूरत हाल रही है, अब अली अमीन गंडापुर का दावा है कि जल्द ही इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। दूसरी तरफ कुछ पीटीआई रहनुमाओं ने नवंबर की डेडलाइन भी दे दी है। पीटीआई की इस नई उम्मीद की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में हुकूमती हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की जीत जुडिशल एक्टिविज्म की उम्मीद रखने वालों के लिए एक धचके से कम नहीं है। वज़ीर आज़म को यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बार की नई क़यादत 26वीं आईनी तरमीम के निफाज और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करने में कलीदी किरदार अदा करेगी। लेकिन क्या बार के इलेक्शन के नताइज सुप्रीम कोर्ट की नई क़यादत पर भी असरअंदाज होंगे? इसका जवाब आइंदा चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली लाने का फैसला किया है। अगरचे तहरीक इंसाफ ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत नहीं की, ताहम 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंचेस के मामले पर एतराज़ात बरकरार हैं। 25 अक्टूबर की पहली डेडलाइन हासिल करने में नाकामी के बाद पीटीआई की ख्वाहिशात का फोकस अमरीकी इलेक्शन पर शिफ्ट हो गया है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी की उम्मीदों का महवर डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। अगरचे अमरीकी इलेक्शन का नतीजा अभी आना है, लेकिन फर्ज करें ट्रंप जीत भी गए तो क्या अमेरिका के लिए किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना आसान होगा? दूसरी तरफ अमरीकी इलेक्शन से पहले डील या ढील की कयास आराइयां भी गर्म हैं। क्या इन कयास आराइयों की कोई ठोस वजूहात मौजूद हैं? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो अभी हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन, आप लोगों की उम्मीदों को धचका लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जितना मुझे पता, मैं इसको बहुत ज़्यादा, चूँकि ये लॉयर्स का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय आई रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट दे डू। ये बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप कहलाता है और एक हामिद खान ग्रुप कहलाता है। और ये आज से नहीं है, मेरे ख्याल में 1 दिहाई से ज़्यादा अरसा हो गया है कि जहाँ से ये आपस में कंटेस्ट करते आ रहे थे। अच्छा, जितना मैं आसमा जहांगीर साहिबा को, नॉट दैट आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ हर एज सच, लेकिन जितना मैं आसमा जहांगीर साहिबा की जो बातें मैं सुनता था या जो उनके क्लिप्स हैं, सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ आती अगर आज आसमा जहांगीर साहिबा जिंदा होती तो वो किस तरफ खड़ी होती। ठीक है, अच्छा, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये तो आपका उस लिहाज से कि ये एक्टिविज्म, ये एक्टिविज्म के लिहाज से आसमा जहांगीर साहिबा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये एक्टिविज्म के लिहाज से है। इन 2 ग्रुप के दरमियान में इलेक्शंस होते आ रहे हैं। ये 2 ग्रुप्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो 2 पॉलिटिकल ग्रुप है, ये 2 धचका लगा।
नहीं, मुझे कोई धचका नहीं लगा। आपकी बहुत तवक्कुआत हैं पार्टी की, तवक्कुआत थी पार्टी की, लॉयर्स मूवमेंट। हमें लॉयर्स मूवमेंट से, लॉयर्स मूवमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन वन ग्रुप और द अदर ग्रुप। आपकी पार्टी रिलायंस था इस सारे प्रोसेस के ऊपर, और अब पार्टी को धचका लगेगा, मुझे लग रहा है आप उसको भी बिटवीन द लाइन। मेरा नहीं ख्याल। राइट। पाशा साहब, मुझे बताइएगा, क्या बार के इलेक्शन के बाद हम ये तस्वुर करें कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो तहरीक वकला चलाने की बात कर रहे थे, अब उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, हकीकत ये है कि 26वीं आईनी तरमीम या कोई और तरमीम हो, हम उसको अपने उस एंगल से देखते हैं कि क्या इस मुल्क के लिए और इस मुल्क क्या अर्ज करता चलूं कि पिछले 2-3 साल से सितंबर के स्टार्ट में ये तहरीक शुरू होती है और नवंबर के फर्स्ट वीक में वो दम तोड़ देती है। क्यों वकला की तहरीक की तरफ देख रहे हैं? सियासी पार्टियों ने जाना होता है, सियासी पार्टियों ने पार्लियामान में जाना होता है, लेकिन ना वो खुद निकलते हैं ना उनके वर्कर्स निकलते हैं, और जब भी कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि लॉयर्स तहरीक के लिए तैयार है और खड़े हैं। लास्ट ईयर भी यानी 2023 में एक 50 मुअज़्ज़ज़ वकला को लाहौर में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के नाम पे इकट्ठा किया गया और वहाँ पे तहरीक चलाने का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो उसके बाद हमने उन ज़ोमात से तहरीक चलने की बात नहीं सुनी। और अब देखें कि लॉयर्स मूवमेंट और जो लॉयर्स मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं, अगर आप उनको सब सामने देखें, मैं नाम नहीं लेता, तो ऑल आर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर्स हैं। और मैं यकीन कर लें कि ऐसे ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को देखा जिन्होंने आज तक जिंदगी में किसी भी कैंडिडेट का बैज लगा के वोट देने के लिए नहीं आए, लेकिन उन्होंने कल वो बैज लगाया हुआ था एक मखसूस कैंडिडेट का, बल्कि वो कभी वोट देने आए ही नहीं है। बैज लगाना तो दूर की बात ना, वो उन्होंने लगाया हुआ था और बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे जोरों शोर से एक कैंडिडेट की हमायत कर रही थी। अच्छा पाशा साहब, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि एक पार्टी की हिमायत कर रहे थे वकला और जिन्होंने तहरीक का ऐलान किया वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी, बेसिकली पीटीआई का आप जिक्र कर रहे हैं कि पीटीआई इन्फ्लुएंस्ड या उससे एसोसिएटेड जो वकला हैं वो तहरीक चलाने की बात कर रहे थे और वही वहाँ बैज लगा कर आ पाए थे। लेकिन एक एतराज़ आप लोगों पर, यानी दूसरी साइड पर भी ये उठ रहा है कि वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस किया है, वज़ीर कानून ने या हुकूमत ने अपने इख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल किया है और इस तमाम मामले को मैनेज किया है। योर टेक ऑन। अब्बासी साहब, मैं खुद बड़ा एक्टिविस्ट रहा हूँ इस इलेक्शन में, बल्कि कितने अरसे से, कितने सालों से मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कहाँ पे गवर्नमेंट ने इस इलेक्शन में हमें सपोर्ट किया? मुझे एक इंस्टेंस बता दें। हाँ, आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून, वो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं और इत्तफाक से हमारे ग्रुप से उनका ताल्लुक है, और वो ज़रूर एक्टिविस्ट, वो बार पॉलिटिक्स से जनरल पॉलिटिक्स में गए हैं। मसलन जिस तरह मोहतरम डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब पेशे के एतबार से डॉक्टर है, लेकिन इस वक्त वो पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद मुक्तदर लीडर्स में है। नहीं, लेकिन सर डॉक्टर साहब बहुत पुराने जो है वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है, उनका चेयरमैन के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। मेरी अर्ज I know him personally, that's why I'm saying, otherwise he'll respond on. जी, मैं पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर है, लेकिन पॉलिटिकली एक पार्टी जी 2018 नहीं 2010 से कर लेते हैं, 14 से कर लेते हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं वही बात कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब तीसरी दफा मुंतखब हुए पाकिस्तान बार काउंसिल में एज मेंबर, वाइस चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब हमें देखिए, अब हमें उनके साथ, उनको जुमा 8 दिन हुए हैं प्रेसिडेंट, वो बने 3.5 साल मिनिस्टर,
16 महीने पहले रहे, एक साल अभी होने को है, 3.5 नहीं कुछ 2.25 साल बनते हैं, 2 साल। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो सेनेटर मुंतखब हुए और वो अगर मिनिस्टर बन गए हैं तो इससे पहले क्या इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं जीता आया? ठीक, क्या बिल्कुल इंडिपेंडेंट सर, ये जो इल्जामात वो कह रहे हैं, जो इल्जामात आप लोग लगा रहे हैं, एक तो वो आज उनके मिनिस्टर बनने से हम जीते हैं, ये कतन ऐसी बात जी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एक मिनट मुझे ये बताएं पाशा साहब, इसका मतलब फिर ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक तहरीक चलनी थी वो अब डाई डाउन हो गई है, और दूसरा ये कि इस वक्त हुकूमत के लिए 26वीं आईनी तरमीम वकला की तरफ से कोई चैलेंज नहीं। मैं अर्ज करता हूँ भाई साहब, ये मैंने इलेक्शन से सर आपने सिग्नल भी दे रहे हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में ये तहरीक दम तोड़ जानी है, और यही हो रहा है। आप देख लीजिएगा, मैंने पिछले हफ्ते चलने नहीं जा रहे। मुझे किसी 2 जगह टॉक शोज में जाने का इत्तेफाक हुआ, और अपने चैनल के ऊपर भी मुझसे राय ली गई थी। तो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, मेरा भी ये ख्याल है क्योंकि वकला की तहरीक उस तरह चलाना इस वक्त इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो रेस्टोरेशन ऑफ जजेस मूवमेंट चली थी, उस वक्त एनवायरनमेंट और था, प्लेयर्स डिफरेंट थे, बहुत सारा एक उसमें एलिमेंट्स शामिल थे। सर वो कह रहे हैं कि देखिए इससे पहले भी जीतते रहे। अभी हसन पाशा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आजम नज़ीर तारड़ साहब है ना, वो उसको 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल में सेनेटर होते हुए सुनते जाए, वजीर वो 2 साल हुए। और सर जी मुझे बोल लेने देना, थोड़ी देर बोल लेने दें, ठीक है। वजीर 2 साल हो गए, वजीर और उनके पावर में आए हुए ही इज नाउ 2.5 साल हो गए हैं, ठीक है, 2.5 साल हो गए उनको। अब ये याद रखें 2.5 साल से, अब ये बिल्कुल सही कहते हैं कि वो एज अ मेंबर वहाँ पे हैं, लेकिन ये याद रखें मैं एज अ डॉक्टर जब मैं जाऊँगा और मैं बीइंग अ मिनिस्टर जब वहाँ बैठ के किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर बैठ के करूँगा, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, यहाँ इन्फ्लुएंस आ जाता है। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो 27 फॉर्म 47 क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है। आप अपने लोगों को प्रमोट कर लेते हो, अगर जो नहीं भी जीतता। मेरी मिसाल है, अगर देखें ना 2 लोग जीते ना जो मेन लेकिन अगर आप सेनेटर को बेस बनाएंगे तो हामिद खान साहब भी सेनेटर बने, तो फिर क्या वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे बीइंग सेनेटर? बिकॉज़ गवर्नमेंट तो मेक सेंस टू मी। देखिए इस तरह ही होता है, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू आर नॉट, आपका इस वक्त वो नहीं होता है, बट व्हेन यू आर इन एन अथॉरिटेटिव पोजीशन जहां से आप पैसा दे सकते हो किसी को, गवर्नमेंट इन बार्स उनको पैसा देती है कि भैया देना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं देना चाहिए, मैं लेकिन यहाँ पे टाइमिंग्स के लिहाज से ये चीज़ है कि वो कर दे। केपी में तो आपकी गवर्नमेंट है कितने सालों से, वहां पर भी आप हार गए। मैं बिल्कुल, देखिए मैंने शुरू में क्या बात की थी, मैंने इसको डाउन प्ले किया था कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बार्स के 2 ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं सर आपको I'll explain you why your party was expecting too much from this process। अगर वो कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे हामिद खान, लेकिन 2 में से 1 सीट हामिद खान साहब के कैंडिडेट, हामिद खान साहब ने कहा था कि ये रेफरेंडम होगा, बाकायदा रेफरेंडम कॉल किया था इसको। फिर आई डोंट एग्री विद दैट। राइट, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जरा ये पूछेंगे कि अब क्या होगा फिर, क्या जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हों, जो एक मूवमेंट चलने की उम्मीद थी, वो तो अब हमें मध्यम पड़ती नजर आ रही है। आगे क्या आईनी बेंचेस से उम्मीद है, जजेस से उम्मीद है, कैसे अब पीटीआई को अपनी उम्मीदों का महवर मिलेगा, या जो बात हो रही है कि बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द स्क्रीन कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ डील मिल रही है, उस पर रिलायंस होगा। ब्रेक के बाद उस पर बात होगी। वेलकम बैक। सर अब कोई बड़ा चैलेंज नहीं दिखाई दे रहा, क्या उम्मीद है अब आप कैसे रिलीफ लेंगे? देखिए मेरी नज़र में अगर फ़र्ज़ करें लॉयर मूवमेंट से होता तो ये लॉयर मूवमेंट्स को आज से बहुत पहले शुरू हो जाना ही था। आई वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट कि इसमें लॉयर मूवमेंट जैसे आप रेफरेंस दे रहे इफ्तिखार चौधरी साहब के, लेकिन इसका एक बड़ा many elements, लेकिन उसका जो सेहरा जाता था वो लॉयर मूवमेंट्स के ऊपर जाता था। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज भी होती थी, लीड करते थे। जो भी था ना, अभी जो जा रहा है ना, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट लॉयर्स मूवमेंट के ऊपर जा रहा है। जब ये सारी चीज़ें डाई डाउन हो रही है ना, ओवरऑल हम यही कह रहे हैं कि लॉयर मूवमेंट डाई डाउन हो गई, वो चल नहीं पा रही, वो कर रहे हैं, हालांकि उसका ताल्लुक उससे है नहीं है, वो अपनी जगह है।
अब बात आ जाती है कि इसका होगा क्या। देखिए जिस तरीके से आज पेशावर हाई कोर्ट में जो मेरे ख्याल में 400 एंड समथिंग लोगों को 9th मई के केसेस में इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने 780 जो 788 या 780 वो जो भी है, उस लिहाज से उनको सबको बरी करते कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस वक्त इमरान खान और जो बुशरा बीबी को छोड़ा है वो इस वजह से छोड़ा है कि हसन पाशा साहब वुड बेल मी आउट कि जब एक केस होता है, किसी एक केस होता है, लेट्स से मैंने आके यहाँ चोरी की है, आपने मुझे इस केस में अंदर कर दिया कि जी बोल के चोरी में डॉक्टर हुमायूं को हमने अंदर कर दिया है। अब मैं वहाँ से कोर्ट मुझे कहता है कि जी हुमायूं जो है ना वो उसने बोल में चोरी नहीं किया। अब आप कहते नहीं, उसने वहाँ से एक मग्गा चुराया था, ये बोल के स्टू हो गया, उसने वहाँ से ये चुराया था, ये बोल के स्त्री हो गया। ये आप कर नहीं सकते, लीगली आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, पर अब मुझे ये बताएं कि इसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ इस वक्त कोई केस ऐसा नहीं है जो उनको कन्विक्ट कर सके। हमने आज देखा है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हमने तो ये सारी चीजें, अगर जिस दिन ये जो आज आपने देखा हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से जस्टिस साहब ने औरंगजेब साहब ने वो बात की थी और लोअर कोर्ट के जज, में नाम नहीं लेना चाहता उनका, उनके रेफरेंस से कहा था कि ये आप क्या कर रहे हो, किस लिहाज से करो। जिस दिन ये जो लोअर के कोर्ट वाले ये स्पेशल जजेस का जो मसला, जब ये जो 2 नंबरी जो हो रही थी वहाँ पे, जब वो ख़त्म हो जाएगा ना और इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, इमरान खान एक दिन भी नहीं रहेगा, 1 घंटा भी नहीं रहेगा जेल में। अच्छा, ये वैसे हमारा जो निज़ाम अदल है इसमें आपको लोअर कोर्ट्स में इसी किस्म के रिमार्क्स सुनने को मिलते हैं और उसके बाद एकदम कुछ अरसे के बाद एक बड़ा सा रिलीफ ऊपर से मिल जाता है अदालतों से। ये भी हमारी तारीफ है। लेकिन आप देखिए मसला ये ना, मैं जो बज़ाहिर देख रहा हूँ कि आप लोग लेजिस्लेशन नहीं रोक सके, वो नंबर्स पे होता है। सब मैं भाई आपसे कह रहा हूं, नंबर तो नहीं थे ना उनके पास। देखिए वो नंबर तो नहीं थे। इससे मुझे बात है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो आपने एक और सवाल भी किया था ना, जो अगले आपने कहा था अगले सेक्शन में बात करेंगे, मैं आपको ये बात बताता हूं, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ना मोरालिटी के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं और ना एथिक्स के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं। इस वजह से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अनएथिकल हो रहा है, इमोरल हो रहा है, और इसी वजह से चूंकि वो मेरिट पे नहीं है, हम लोग अपने ही चीज जो हमने लोगों को सिखाई थी वो हम खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अच्छा पाशा साहब, ये आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी। अब वो एक तो ये कह रहे हैं केसेस इतने कमजोर हैं, वो तो उड़ जाएंगे, केसेस ने क्या ठहरना है, और साथ में वो उन्होंने यही उम्मीद है, वो कह रहे हैं कि जब केसेस इतने बेकार बनाए हुए हैं सारे, आपका भी यही ख्याल है ये केसेस कमजोर हैं, उड़ जाएंगे, और जिस तरह रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है पीटीआई को आहिस्ता आहिस्ता, ये रिलीफ का सिलसिला आगे जारी रहेगा? भाई साहब, मैं सिर्फ एक आधे मिनट के लिए एक बात करना चाहूंगा। तसी पिछले साल हमारा ग्रुप पूरा पैनल सुप्रीम कोर्ट में जीता और उस वक्त आजम नजीर तारड़ साहब फेडरल लॉ मिनिस्टर नहीं थे, वो उससे 2 हफ्ते पहले रिजाइन कर चुके थे। मैं ये बात क्लियर करता चलूं, और उन्होंने वहां लाहौर में खड़े होकर वोट जो है वो वोट मांगे और पूरा पैनल हमारा जीता। मैं ये बात जरा क्लियर करने के लिए। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज मैं पाकिस्तान के लॉयर्स को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने हमारा सेक्रेटरी हरा दिया, वो इसलिए कि उस पे मुस्लिम लीग नून का ठप्पा लगा हुआ था, और प्रेसिडेंट का इनका कैंडिडेट हरा दिया कि उस पे पीटीआई का ठप्पा लगा हुआ था। मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान के लॉयर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी पॉलिटिकल एलिमेंट को नफी करते हैं और कहते हैं कि प्योर लॉयर होना चाहिए और उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर है भी, ये ट्रांसलेट कैसे होगा? जरा मुझे बताएं अभी ट्रांसलेट कैसे होगा, बेंच इसको कैसे लेगा? देखिए जी, बेंच पे कभी असरअंदाज नहीं हुए जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, कभी ऐसी बात नहीं होती, और ना ही जजेस को इतना अंडरमाइन करना चाहिए कि वो बार की क़यादत के से मरूब होकर कोई फैसले करेंगे। और अगर कोई जज बार की क़यादत से मरूब होकर फैसला करता है तो उसको फिर जज नहीं रहना चाहिए, उसको घर चला जाना चाहिए। एक इन्फ्लुएंस तो होता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कह लें, एक बिहाइंड द स्क्रीन अंडरस्टैंडिंग्स भी होती है और बड़ा रिलायंस भी होता है बेंच का इन अ वे कि अगर आप डिसीजंस करते हैं तो बैक एंड पे उसकी सपोर्ट जो है वो लॉयर्स होते हैं। समटाइम्स अगर कोई क्राइसिस क्रिएट हो जाता है तो एक मैसेज तो चला जाता है कि अगर डिसीजन मेकिंग होती है तो पीछे वो स्ट्रेंथ मौजूद है या नहीं, क्योंकि जजेस अल्टीमेटली हमारे यहाँ ये सब कुछ हम देखते रहे हैं, अपने ग्रुप्स को देखकर बेंचेस आगे बढ़ते रहे, फैसले करते रहे। सर वो अगर जजेस रियलिटी से तो आप इनकार नहीं करेंगे ना? नहीं, जजेस अगर इस हवाले से कोई डिसीजन करते हैं तो उनके कोई और मोटिव्स होंगे।
बार जो है वो कभी इस तरह असरअंदाज नहीं होती, और ना ही बार जो है वो चैम्बर्स में जाके किसी स्पेसिफिक केस के लिए कोई कहती है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ 2 दफा, हाई कोर्ट का रहा हूँ, मेंबर पंजाब बार रहा हूँ, चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल रहा हूँ, अब मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का। मैं तो कभी किसी केस के सिलसिले में किसी जज के पास नहीं गया और ना जाना मुनासिब समझता हूँ। और ये बेशक आप पता भी करवा लें, ये बात नहीं है। हम अगर गए हैं तो वो लॉयर्स की किसी काम के सिलसिले में गए होंगे। 2 इदारों के दरमियान जो काम होता है, जो कि मुंतखब नुमाइंदे एक पुल का किरदार अदा करते हैं, और सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अब दूसरी बात केसेस की तरफ आता हूँ। देखिए केसेस, मैं समझता हूँ कि 2-3 ऐसे केसेस थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ सीरियस इन नेचर थे, जिनको प्रॉपरली कंडक्ट नहीं किया गया, एविडेंस प्रॉपरली नहीं पेश की गई, और जिस वक्त उनकी सजा हुई मैंने उस वक्त भी चैनल्स पे बैठ के ये कहा था कि ये बरी हो जाएंगे, और हाई कोर्ट ने अगर उनको बरी किया है तो कोई स्पेसिफिकल और स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं की। वो केस की नोयत ऐसी थी कि उन्होंने बरी हो जाना था, बिकॉज दोज वर बैडली कंडक्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बाकी जो केसेस हैं मैं समझता हूं कि अभी देखें, अभी जिस तसलसल से अभी एक 190 मिलियन पाउंड वाला केस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ सब्सटेंस है, क्योंकि उसकी एविडेंस बड़े प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की जा रही है और सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है डिफेंस को भी। 33 पेशियां हो चुकी हैं, सिर्फ एक आईओ पे जिरा की, तो आप खुद अंदाजा लगा 30 seconds, sir, I have to conclude the segment. जी 30 seconds. देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड है, इसको इसलिए 190 मिलियन पाउंड कहते हैं कि ये इसको अल-कादिर यूनिवर्सिटी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अल-कादिर यूनिवर्सिटी एज ऑफ टुडे इट इज़ फंक्शनिंग, इट इज़ ऑन द ग्राउंड, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर एंड स्टूडेंट आर स्टडिंग के वहाँ पे जिस मकसद के लिए बनाया गया था कि जो हमारे असहाबा इकराम थे उनकी नॉलेज के उन्होंने 10 साल में कैसे उस फतेह मक्का के बाद 10 साल के अंदर अपने 2 सबसे बड़े जो वहाँ पे सुपर पावर्स कैसे कर दिया था, उस चीज़ के लिए। नंबर 2, इट वॉज एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बिटवीन मलिक रियाज एंड वो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसको कोर्ट देख लेगी, लेकिन वन लाइनर में अगर मुझे बता दें, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप, उसका इससे क्या ताल्लुक है? मैं आपकी रिलीफ की बात कर रहा हूं, नवंबर की जो डेडलाइन दे रहे हैं। मुझे देखिए, अगर फर्ज करें अमेरिका की पॉलिसी थी, अमेरिका एज ए गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इमरान खान को नहीं करना, अगर वो उस पॉलिसी को, जैसे वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने यूक्रेन की वॉर ख़त्म करनी है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, वो पहली वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ये उस पॉलिसी को ख़त्म करता है। आई डोंट नो, डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्टेशन है, अगर वो आई डोंट नो कि उससे होगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नवंबर में अगर ये इन्फ्लुएंस होने वाली हुकूमत है, जो कि ये है बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स वाली हुकूमत है। लेकिन नवंबर में क्या उम्मीद है, फिर किससे उम्मीद है आपको? नवंबर में पाए उसने वैसे भी छूट जाना, उसको तो होना ही नहीं चाहिए जेल में। अच्छा। आज देखिए ना, ये जो 9th मई वाली जो केसेस हुए, 9th मई वाली जो केसेस हुए, पेशावर कोर्ट ने कर दिया, वहां पे ये लोग कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा, आप किसी का आईडी कार्ड नहीं कैंसिल कर सकते, पासपोर्ट नहीं कैंसिल कर सकते, अदालत नहीं कहा, मैं तो नहीं कह रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, हसन रजा पाशा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसी साजी है उसमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, कंटिन्यूटी क्यों नहीं है, ब्रेक के बाद से बात करें। आज हम पाकिस्तान की मंसूबा साजी की तारीख पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मौजू है जो हमारे तरक्याती जो मसाइल हैं उसके ऊपर एक गहरे साए के तौर पर मौजूद है। पाकिस्तान में हर तरह की पॉलिसी और मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन उनका अमली निफाज कभी नहीं होता। ये एक ऐसी रिवायत है जिसने हमें मायूसी और नाकामी के सिवा कुछ नहीं दिया। दुनिया में कहीं भी कोई नई पॉलिसी या मंसूबा बनता है तो उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है, मगर हमारे यहाँ अक्सर ये सोच नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर हम 1960 की दिहाई से लेकर आज तक बनाए गए हर 5 साला मंसूबे का जायजा ले तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि ज़्यादातर मंसूबे नाकाम रहे हैं। हर नई पॉलिसी पुरानी पॉलिसी की नाकामियों का जिक्र करती है, और जो थोड़ी बहुत कामयाबियाँ हासिल होती भी हैं वो अमूमन पॉलिसी के बगैर ही हासिल होती हैं, ना कि ये तस्वुर किया जाए कि वो किसी बहुत बड़ी पॉलिसी का नतीजा है।
याद रहे कि 1960 की दिहाई में पाकिस्तान के मंसूबे जनूबी कोरिया के लिए एक मिसाली मंसूबे माने जाते थे। अगर हमने अपने मंसूबों को, जो हमारे अपने मंसूबे थे, इम्प्लीमेंट किया होता तो आज हम जनूबी कोरिया की तरह तरक्की कर रहे होते। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनूबी कोरिया ने अपने तरक्याती मॉडल में जो महारत दिखाई है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने सही पॉलिसी लेवल्स तक पहुँचे हैं और जिन एरियाज़ को उन्होंने टैप करना था, जिन सेक्टर्स को उन्होंने टैप करना था, बहुत स्मार्टली किया है, बहुत समझदारी के साथ उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं और उन शोबों का इंतखाब किया और अब अपने मंसूबों को कामयाबी से इम्प्लीमेंट भी जो है वो चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मंसूबा साजी है, पॉलिसी मेकिंग है, वो क्यों नाकाम हो जाती है, वो क्यों कामयाब नहीं हो पाती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अतर उसामा साहब पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के, हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करे, अच्छी पॉलिसीज़ कैसे करे, इस पर हम उनसे आज बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी साजी है उस सारे प्रोसेस में वो कौन से फंडामेंटल फ्लॉज हैं जिसकी वजह से इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं पिछले कोई तकरीबन 25 साल से पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग को बड़े गहरे तरीके से देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एजुकेशन और इस किस्म की पॉलिसियाँ जो कि मेरी अपनी फील्ड है, उसमें मैं बहुत क्लोजली इनको देखता रहता हूँ। मुख्तलिफ पॉलिसियाँ आई और गई हैं और इनमें से अक्सर चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो आई थिंक ये एक बहुत इस चीज़ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो ओवर द लास्ट तकरीबन 25 साल से, जब से मैं इस शोबे से एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे इसमें कुछ रीजंस दिखाई देती हैं और मैंने रिसेंटली इसके मुतालिक लिखा भी है। पर्टिकुलरली मैंने पाकिस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी और पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के ऊपर कुछ क्रिटिक भी की है। जो एक चीज़ मुझे पाकिस्तान की पॉलिसी में नज़र आती है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत फंडामेंटल फ्लॉ है, और वो ऐसा लगता है कि हमें शायद पॉलिसी की जो रूह है वही समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ पॉलिसी जो है वो ऐसा समझा जाता है कि जब तक कोई 50 पेज की डॉक्यूमेंट नहीं होगी या 100 पेज की डॉक्यूमेंट नहीं होगी और उसमें एक बहुत सेरे हासिल बहस नहीं होगी, उस वक्त तक वो शायद एक अच्छी पॉलिसी नहीं होती। हालांकि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्यूरोक्रेट्स कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं किसी पॉलिसी को और प्रोजेक्ट को इतना कि ना वो पॉलिटिशियंस को समझ आए पूरे तरीके से, ना वो उसके ऊपर कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, काइंड ऑफ स्टफ। बिल्कुल पॉलिसी की जो रूह है ना, वो चेंज इन डायरेक्शन है, और वो चेंज इन डायरेक्शन बहुत क्लियरली और एक्सप्लिसिटली होनी चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि हमें पॉलिसी के मुतालिक मिनिमलिस्ट अप्रोच लेनी चाहिए। हम कम से कम बात करें, लेकिन जो भी बात पॉलिसी में करें उसके पीछे कोई वजन हो, उसमें कोई चेंज इन डायरेक्शन हो, ताकि उसके बदले में कोई एक्शन लिया जा सके। अगर आप एक 100 पेज की पॉलिसी बनाएंगे और उसमें आप जितनी मर्जी भी सब्सटेंटिव बातें करें, लेकिन वो सब्सटेंटिव बातें जो हैं वो हज़ारों अल्फाज और 100 पैराग्राफ्स में छुप जाएंगी, तो फिर मुझे बताएं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकेगा। क्योंकि हम मिनिमलिस्ट पॉलिसी नहीं बनाते, हम एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच के साथ पॉलिसी बनाते हैं, और शायद हमारे यहाँ पॉलिसी बनाने की रीजंस भी उस तरह की नहीं होती जो कि दुनिया में नॉर्मली जब मुल्क किसी चीज़ के मुतालिक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि वो कोई चेंज लेकर आ रहे हैं स्टेटस को में। अगर आप करंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को ही देखें तो उसमें एक चीज़ तो इन्होंने बहुत अच्छी, और वो ये कि इवन दो ये 145 पेज की पॉलिसी है, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है, मैंने पहली दफ़ा किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखा है कि उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है हर सेक्शन में, हर सफ़े पे, हर चैप्टर में, कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आई थिंक कि मूव है उस मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाने के लिए, जिसकी एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाने के लिए ज़रूरत है। So, Dr. Saab, how do you see our science and technology policy as compared to developing countries, जो बाकी पैरेलल वर्ल्ड में हो रहा है काम? देखिए, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल और क्रिटिक लिखा है, उसमें मैंने साउथ कोरिया की एग्जांपल दी है, और साउथ कोरिया की एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि एक ज़माने में 1950-1960 में
हम अपने आप को साउथ कोरिया के साथ कंपेयर करते थे, बल्कि हम साउथ कोरिया से भी बहुत बेहतर। डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने जो एडवाइजरी रोल प्ले किया। एग्जैक्टली जी बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप साउथ कोरिया की पॉलिसी को देखें तो उन्होंने 1960 के बाद से हर दहाई में अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव किया है, अडॉप्ट किया है, उसको रिफाइन किया है, और एक सेक्टर को पहले सपोर्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने उस सेक्टर से माइग्रेट करके उससे ज़्यादा वैल्यू एडेड सेक्टर को सपोर्ट किया, फिर उससे ज़्यादा वैल्यू। तो ओवर फ्रॉम 1960s अप टिल नाउ साउथ कोरिया हैज बिकम अ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, राइट। और हम अभी ऑलमोस्ट वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ चीजें हमारे यहाँ अच्छी भी हुई हैं, मैं ये नहीं कहता। मुझे प्रैक्टिकली साउथ कोरिया विजिट करने का मौका मिला कई साल पहले, और वो 10 साल पहले इतना डेवलप था। आई एम श्योर अब तो इससे भी बहुत आगे होगा। वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, अब वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर, दे आर ऑन द टॉप। उन्होंने 1960s में ये अपने मुल्क की हालत देख के ये फैसला किया कि हम ऐसी कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करे और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करे। और ये सोच के उन्होंने गारमेंट्स इंडस्ट्री को चूज़ किया। हमने भी शायद 1960-1970 में गारमेंट इंडस्ट्री को ही चूज़ किया था, लेकिन आप हमारी जो है गारमेंट इंडस्ट्री को देखें आज तो वहीं की वहीं खड़ी है, और शायद उससे पीछे ही चली गई है जहाँ पे हम उस वक्त थे। और साउथ कोरिया ने पहले गारमेंट इंडस्ट्री एक दहाई में उन्होंने गारमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, दूसरी दहाई में उन्होंने वही सपोर्ट गारमेंट इंडस्ट्री से हटा के जो है कि लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे ले गए, उससे अगली दहाई में वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे चले गए, उससे अगली दहाई में वो हैवी इंडस्ट्री पे चले गए। नीड ऑफ द आवर को समझा उन्होंने कि वक्त की जरूरत क्या है, मोनोटोनस नहीं किया चीजों को। नीड ऑफ द आवर को समझा कि इस डेकेड में ये चैलेंज हमारे सामने होगा और हमें इसको अचीव करना है। हम पॉलिसी हमेशा एक लिविंग डॉक्यूमेंट होती है, और वक्त के साथ साथ वो चेंज मांगती है, लेकिन वो सब्सटेंटिव चेंज मांगती है। तो डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब हम कहां लैग कर रहे हैं, मतलब एक तो ज़ाहिर आपने बताया कि बड़ी लेंथी पॉलिसीज दे दी जाती हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कौन से मेजर्स ऐसे करें कि जो पॉलिसीज हम आज बना रहे हैं, चाहे जो भी पॉलिसीज आज बन रही हैं, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो एक तो आई थिंक पॉलिसी शुड ऑलवेज इंक्लूड सब्सटेंटिव चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है ना। वो चाहे 2-4 छोटी मोटी चेंजेस हों, लेकिन वो चेंजेस हों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी जो चीज़ मुझे पाकिस्तान के पॉलिसी सेक्टर में लैग करती नज़र आती है वो ये कि हमारे यहाँ एसेंशियली पॉलिसीज जो है वो मिनिस्ट्रीज बनाती हैं और मिनिस्टर्स बनाते हैं, और उसमें कोई मिनिस्टर अच्छा होता है, वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वो ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी बना लेता है। कोई मिनिस्टर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो अपने आप को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में पॉलिसी का लोकस जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होना चाहिए, और मिनिस्टर्स को इम्प्लीमेंटेशन एक्टर्स के तौर पे यूज़ करना चाहिए। आपको उस पॉलिसी के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अगेन हमारे मुल्क में किसी मिनिस्टर की कभी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई, ठीक है। तो आई थिंक एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द ओनर ऑफ द पॉलिसी शुड बी द प्राइम मिनिस्टर और सम ऑफिस अबव द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर, एंड द इम्प्लीमेंटिंग पर्सन शुड बी द मिनिस्टर और द मिनिस्ट्री। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमारे मुल्क में शायद इसकी जरूरत है। इसमें आप ब्यूरोक्रेसी को रूल आउट कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी जो है वो देखिए, ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन वो मिनिस्टर की डायरेक्शन पे ही करती है, राइट। एक्चुअली मिनिस्टर ने तो इम्प्लीमेंट नहीं करना होता, वो उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो इदारे हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। जो एक तीसरी चीज़ है जो अगेन आपने जो अभी सवाल किया उससे बहुत क्लोजली लिंक्ड है, वो ये है कि आई थिंक वी नीड टू टेक अ वेरी वेरी डिम व्यू ऑफ द एबिलिटी ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसी टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग। कोई भी पॉलिसी जिसका दारोमदार इस बात पर हो कि एक ब्यूरोक्रेट, एक फर्स्ट शनाख्त ब्यूरोक्रेट सुबह उठेगा और वो ये सोच के उसको इम्प्लीमेंट कि उसने एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, वो करना शुरू करेगा, और वो हफ्तों और महीनों और सालों एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, वो चीज़ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो मैं एक बहुत अरसे से मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़ बनाएं। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं? वो ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनके लिए किसी एक शख्स की या ब्यूरोक्रेसी की हैवी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमने 1990 में टेलीकॉम इंडस्ट्री जब स्टार्ट हो रही थी, तो हमने एक पॉलिसी चेंज की जिसको कहते थे कॉलिंग पार्टी पेज। तो उससे पहले जिस शख्स को कॉल की जाती थी वो भी पे किया करता था, और लोग उस वजह से अपने फ़ोन नहीं उठाते थे, और आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री थोड़ी सी एक स्केल नहीं हो रही थी।
1990s में आपने सिंपल एक पॉलिसी चेंज की कि कॉलिंग पार्टीज पे, अच्छा ये पाकिस्तान ने सिर्फ नहीं की, ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट इकट्ठी हुई, लेकिन इस एक सिंपल चेंज की वजह से वी हैड एक्सप्लोजन ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री। हमने अगले 20 साल टेलीकॉम इंडस्ट्री ने आपकी जीडीपी को बहुत अच्छी तरह किया, वो ग्रो की। तो अगेन ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी है, इसमें किसी एक शख्स के या मल्टीपल अशखास के या ब्यूरोक्रेट्स के काम करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली एक बिलिंग चेंज है जो कि टेलकोज ने इम्प्लीमेंट कर दी, और उस एक चेंज की वजह से एक पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई, राइट। तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए पॉलिसीज की जहां पे इस तरह की चेंजेस हो जो कि सेल्फ एग्जीक्यूट करें, राइट। अगर हम ब्यूरोक्रेट्स पे और इदारों पे और स्पेशली पब्लिक सेक्टर इदारों पे डिपेंड करेंगे कि वो हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे बहुत इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस कल्चर नहीं है, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। राइट, थैंक यू। मेरे ख्याल में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग हो। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अतहर उसामा साहब, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल की ज़रूरत है, और मॉडर्न एडवांस रिक्वायरमेंट्स और जो इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और जिस तरह दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है हमें भी उस तरफ जाकर अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है वो इस सिस्टम पे नहीं होना चाहिए जो सिस्टम परफॉर्म या डिलीवर उस तरीके से नहीं करता। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।